For more episodes subscribe K Novels हिंदी चैनल। ब्यूटीफुल गॉडेस एपिसोड 151 से 160। चमकदार चांदनी के नीचे किसी के सिर के ऊपर दुश्मनों को ताना मारता हुआ एक चमकीला लाल बैनर हवा में लहरा रहा था। वहां बमुश्किल कोई घुड़सवार जीवित बचा था, उनमें से अधिकांश मारे गए थे और अपने सवार के साथ कुचल दिए गए थे। लड़ाई बिना किसी रुकावट के चल रही थी और दोनों पक्ष बिना किसी दया के एक दूसरे को बेरहमी से कुचलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हवा में फेंके गए सैकड़ों भाले अंततः लोगों के दिलों पर उतर रहे हों। दोनों ओर से भाले और तीर चलाए जा रहे थे जो सैनिकों की जान लेने से पहले हवा में सीटी बजा रहे थे। लड़ाई रात में भी नहीं रुकी क्योंकि नेवान और राइट की संयुक्त सेना बिना किसी परवाह के आगे बढ़ गई। एमिडॉन ने लंबे समय से रक्षात्मक रुख अपना लिया था और अपने दुश्मनों को मात देने और उन्हें यहीं फंसाने की कोशिश कर रहा था और उन्हें एमिडॉन में घुसने नहीं दिया था। लेकिन दूसरे पक्ष के पास इसे धीमा करने की सुविधा नहीं थी क्योंकि उनकी रानी की जान खतरे में थी, इसलिए उनका मनोबल और साहस एमिडॉन के सैनिकों के सिर पर काबू पाने की कोशिश में हर समय ऊंचे स्तर पर था। उनका खून क्रोध से जल रहा था जबकि उनकी आंखें अपने राज्य के प्रति देशभक्ति की ज्वाला से जल रही थीं। जहां एक ओर पैदल सैनिक आपस में भिड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक और बड़े पैमाने की लड़ाई चल रही थी। महाकाव्य रैंकों के बीच लड़ाई। युद्ध के मैदान में रिया का खंजर नाचता हुआ खून का रास्ता काट रहा था, जो भी उसकी नज़रों में आया उसे काट रहा था। लेकिन उसका उत्पात अधिक समय तक नहीं चला क्योंकि वह 3 छद्म महाकाव्य रैंकों द्वारा आयोजित की गई थी। अगर वे एक एक करके आते तो रिया पहले ही उन्हें हजारों टुकड़ों में काट चुकी होती, लेकिन वे अविश्वसनीय समन्वय के साथ एक साथ उसकी ओर आ रहे थे जिससे उसके लिए उनसे निपटना मुश्किल हो गया। मोडेक और लोनगार्ड की पहले से ही एक अन्य स्यूडो एपिक रैंक के साथ सगाई हो चुकी थी, जबकि एक अन्य की क्रिस्टीना ने हत्या कर दी थी। फिलहाल 17,000 सैनिकों की एमिडॉन सेना अपने 11,000 सैनिकों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। एमिडॉन पर अभी भी ताकतें मौजूद थीं क्योंकि वह अभी भी अपनी पूरी ताकत तैनात करने से पीछे हट रहा था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, कोई केवल धुंधली परछाइयों को कहीं से प्रकट होते और गायब होते हुए देख सकता था। वे एक चमक की तरह घूमे जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य थी और एक दूसरे से टकराकर इतनी जोरदार टक्कर हुई कि जगह हिल गई। रिया की छाती ऊपर नीचे हो गई और उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत होने लगी क्योंकि एक अन्य छद्म महाकाव्य रैंक ने अपनी चाल चली और उसके हमले को रोक दिया जबकि अन्य 3 ने उस पर हमला किया। रिया ने अपने खंजर को कई बार मारा और उसके भयंकर हमले के कारण बने छेद से पीछे हट गई। जैसे ही वह पीछे हटी, उसने अपने गाल को छुआ जिससे एक कट लग गया और खून बहने लगा। उसकी आंखों में एक तीव्र हत्या की तीव्रता चमक उठी और इस बार वह इन छछूंदरों से नाराज हो गई जिन्हें लुका छिपी खेलना बहुत पसंद है। एक छद्म महाकाव्य रैंक ने व्यंग्य के साथ आगे कदम बढ़ाया लेकिन उसकी आंखें डर से फैल गईं क्योंकि हवा उसके शरीर की ओर बढ़ी और ब्लेड की हवा उस पर गिरी। बूम बूम, उसे ब्लेडों से जमीन पर पटक दिया गया और उसके पूरे शरीर पर घाव हो गए। अचानक हुए हमले से वह घबरा गया और उसने चारों ओर देखा तो क्रिस्टीना युद्ध के मैदान में दिखाई दे रही थी। रिया, क्या तुम ठीक हो? उसने चिंतित भाव से पूछा। मुझे ठीक हूँ, घायल नहीं थे, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, रिया ने सलाह दी। नहीं, मैं काफी स्वस्थ हो गया हूँ, आइए उन्हें नीचे उतारें। उसने बात की और 4 छद्म महाकाव्य रैंकों को देखा। हमें अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता है, रिया ने बुदबुदाते हुए कहा। भगवान ने शायद आपसे कुछ कहा होगा। क्रिस्टीना ने हल्का सा सिर हिलाया और उसके शरीर पर सुनहरी चमक छाने लगी। रिया ने अपना खंजर उठाया और आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंख की पुतली बैंगनी हो गई और उसके बाल लंबे हो गए जिसमें बैंगनी रंग का किनारा था जबकि उसके शरीर पर बैंगनी रंग की आभा उभर आई थी। उसके शरीर के छिद्रों से बैंगनी रंग की धुंध निकलकर उसके चारों ओर तैर रही थी। उसके पीछे शरारती अभिव्यक्ति के साथ एक विशाल राजसी आकृति साकार हुई। उसके समान क्रिस्टीना के पीछे की सुनहरी रोशनी एक राजसी आकृति में बदल गई जिसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में तलवार थी। दोनों की शक्ति फूट पड़ी जिससे उनके आसपास का स्थान कांप उठा। रिया, जो अपने खंजर को काटने ही वाली थी, अचानक ठिठक गई क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कहीं से एक ठंडी आभा आ रही है और अचानक उसे एक अवचेतन भय महसूस हुआ जिसने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि क्रिस्टीना को भी कुछ अजीब लगा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन उन्हें इस विसंगति का स्रोत समझने में देर नहीं लगी। आकाश में एक छोटी सी गुनगुनाहट की आवाज़ गूंजी जिसके बाद रात के आकाश में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। जो सैनिक एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे वे अचानक रुक गए और कई ने तो अपने हथियार भी गिरा दिए क्योंकि उन्हें डर की झुंझुनी महसूस हुई जो उनकी पीठ से रेंग रही है और उनकी गर्दन को जकड़ रही है। बूम, तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ युद्ध के मैदान के ऊपर का आकाश टूट गया और आकाश में अचानक रक्तलाल विकृति दिखाई दी। जो लोग मरे हुए थे उन पर अचानक मृत्यु की रक्तलाल आभा प्रकट हुई जो अंतरिक्ष में मंडराती हुई आकाश में उड़ गई और व्यक्ति के सामने संघनित हो गई। जब रक्तलाल विकृति प्रकट हुई तो संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे और दुनिया तुरंत शांत हो गई।
अनगिनत छुपी हुई नजरें उस जगह पर पड़ीं। मनुष्य की रक्त आभा तीव्रतर होने लगती है और शीघ्र ही क्षितिज में फैलने लगती है। पूरी रात आसमान लाल रंग में रंगा रहा। लोगों ने ऊपर दृष्टि करके देखा कि चंद्रमा भी रक्त लाल रंग में रंगा हुआ था। वह आदमी जो लंबे बालों के साथ गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए हवा में लहराता हुआ दिखाई दिया, उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। डेजा वू की भावना अचानक घर कर गई और हर किसी के दिल में अचानक मौत का डर पैदा हो गया। कई लोगों ने तो अपनी पैंट भी गीली कर ली और उन्हें भ्रम हो गया जैसे कि उनकी गर्दन पर कोई जानलेवा हंसिया घोंप दिया गया हो। चाहे दोस्त हो या दुश्मन, हर कोई कांपने लगा, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। नेवान और राइट के सैनिक, पीछे हटना। एक गहरी और कर्कश आवाज उस जगह से गूंज उठी जिसने सिहरन पैदा कर दी। मेरे नाथ। जब उसने ऊपर देखा तो रिया हल्के हल्के बुदबुदाने लगी और उसे लगा कि एलेक्स के साथ कुछ गड़बड़ है, जिसकी ऐसी आभा है मानो उसने अनगिनत लोगों को मार डाला हो, जो कि जहां तक वह जानती थी संभव नहीं होना चाहिए। मोडेक ने साहस जुटाया और उन शब्दों को बोलने की कोशिश की जो बड़ी मुश्किल से उसके गले में फंसे थे। महामहिम, आपका क्या मतलब था? मैंने पीछे हटने को कहा। एलेक्स चिल्लाया और उसकी हत्या का इरादा भारी हो गया। किसी ने और शब्द नहीं बोले और वे जितनी जल्दी हो सके पीछे हटने लगे। एलेक्स को लगा कि कई लोग उसे घूर रहे हैं और उसकी निगाहें पर्दे को भेद रही थीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी आंख नापूं? यदि नहीं, तो यहाँ से दूर रहें, एलेक्स ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा। जो दूत यहाँ युद्ध देखने आए थे, उन्हें अचानक घुटन महसूस हुई और वे पसीने से भीग गए। उन्हें चेतावनी देने के बाद एलेक्स ने एमिडोन सैनिकों की ओर देखा और धीरे से बोला, मैं देख रहा हूं कि आपका जीवन इतना सुचारू रूप से चल रहा है कि आप इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं और परेशानी की तलाश में यहाँ आए हैं। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एलेक्स की छवि चमकी और हवा में मदराती उसकी आकृति अचानक एक पल में सभी की नज़रों से ओझल हो गई। रिया जो आसमान की ओर देख रही थी और एलेक्स को देख रही थी, अचानक उसे पीछे से एक कर्कश आवाज़ सुनाई दी जिससे वह चौंक गई। रिया, वापस जाओ, आपने अपना काम कर दिया है। रिया ने एलेक्स की बातें सुनी और बिना कोई शब्द बोले तेजी से पीछे हट गई। एलेक्स कर्मचारियों को पकड़कर आगे बढ़ा और चट्टान के किनारे पर खड़ा होकर अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। उसने एमिडोन के सैनिकों की घबराहट और भयभीत अभिव्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर उठाया। एलेक्स ने जोर से कहा, मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने और अपनी जान बचाने का मौका दूंगा। एलेक्स ने अब उन्हें डराने के लिए शैतान की आंख की शक्ति का उपयोग नहीं किया और केवल उनकी प्रतिक्रिया को देखा। वह चाहता था कि वे उन्हें स्वेच्छा से अपनी मर्जी से प्रस्तुत करें, न कि शैतान की नज़र के प्रभाव से, जो कुछ समय बाद गायब हो जाएगा। छद्म महाकाव्य रैंको ने एलेक्स पर व्यंग्य किया और उसे एक भ्रमित बेवकूफ़ के रूप में देखा। एलेक्स ने उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए एक पल इंतजार किया। निश्चित रूप से कई सैनिक आत्मसमर्पण करना चाहते थे, लेकिन कोई भी आगे आने का साहस नहीं कर पा रहा था। जो कोई भी अपनी किस्मत आजमाता है उसे बिना किसी दया के एपिक रैंक द्वारा मार दिया जा सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में उन्होंने जोखिम नहीं उठाया। इसके अलावा उन्होंने नहीं सोचा था कि यह लड़का जो यहाँ दिखाई दिया वह इतनी आसानी से स्थिति को बदल सकता है। कई छद्म महाकाव्य रैंक के योद्धा उन्हें संख्या लाभ के शीर्ष पर ले जा रहे हैं, यह आदमी क्या कर सकता है? ये देखकर कि दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, उसने अपना सिर हिला दिया। वह पीछे मुड़ा और रिया और क्रिस्टीना की चिंतित निगाहों को देखा। निश्चित रूप से उन्हें पहले ही पता चल गया है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। क्रिश्चियन और रिया सेना का नेतृत्व करते हैं। 3000 सैनिकों को लॉनगार्ड के साथ यहीं छोड़ दें, जबकि बाकी आप सैनिकों को एमिडोन की ओर ले जाएं। मैं यहाँ चीज़ें संभाल लूँगा और इसे खत्म करने के बाद तुम्हें ढूंढूंगा। लेकिन माय लॉर्ड, क्या ये ठीक रहेगा? रिया ने पूछा। एलेक्स, हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ चीज़ें धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं और फिर एमिडोन की ओर जा सकते हैं। क्रिस्टीना ने एलेक्स को जल्दबाजी बंद करने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए समझाया। एलेक्स ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। भारी मन और थोड़ी झिझक के साथ एलेक्स ने कहा, एमिडोन ने कुछ लाभों के लिए क्रिस्टीना को बेचने का फैसला किया था। हालांकि मुझे नहीं पता कि एमिडोन ने किसके साथ सौदा किया था। हमें इसे जल्दी करना होगा, अन्यथा। एलेक्स अपने शब्दों को बोल नहीं पा रहा था, जिससे उसका गला रुंध गया। गुस्से पर काबू पाने के लिए दांत पीसते हुए वह एमिडोन सैनिकों की ओर मुड़ा। आप सभी युवा हैं। एक अच्छा साथी ढूंढने, घर बसाने, बच्चों को जन्म देने और अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करने के बजाय आप सभी यहाँ युद्ध छेड़ने आए हैं। अच्छा, चूंकि आप सभी शैतान से मिलने की जल्दी में हैं, इसलिए मैं आपको शीघ्र ही शैतान के पास भेजना सुनिश्चित करूंगा। आप शैतान को मेरा नमस्कार दे सकते हैं। अब मरो, एलेक्स चिल्लाया और जादुई छड़ी उठाई जो उसने उस चुड़ैल को मारने के बाद ली थी। एलेक्स के सामने एक विशाल जादुई चक्र प्रकट हुआ जो भयावह शक्ति उत्सर्जित कर रहा था।
बिजली कड़कने लगी और घेरे से एक जबरदस्त दबाव निकलने लगा। छद्म महाकाव्य रैंक इस दृश्य से चिंतित हो गया और उसने बचने की कोशिश की। नरक की ज्वाला, जादू का घेरा रोशनी से जगमगा उठा और तापमान कई डिग्री बढ़ गया, जिससे आसपास का क्षेत्र जलने लगा। DUUUUUUSH, जादू के घेरे से दुश्मनों की ओर केंद्रित गोलाबारी की एक किरण चली। किरण लगभग 1 किलोमीटर तक फैली और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। बूम बूम बूम। छद्म महाकाव्य रैंक के योद्धा अपनी चपलता से हमले से बचने में सक्षम थे, लेकिन उनके पीछे वाले लोग इसे बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे और जादू की विनाशकारी गोलाबारी के घेरे में आ गए। प्रकाश की किरण सीधे जमीन पर गिरी और जो कुछ भी उसमें आया वह तुरंत वाष्पित हो गया और सब कुछ जलकर राख हो गया। सब कुछ धूल में बदल जाने से पहले केवल पीड़ा की तेज कराहें सुनाई दे रही थीं और पीछे एक झुलसी हुई दरार रह गई थी, जिस पर जमीन पिघलकर मैग्मा बन गई थी, जहां से गर्म गैसें निकलीं। वे अभी पिछले हमले के सदमे से जागे भी नहीं थे कि उन्हें महसूस हुआ कि कोई तेज शक्ति उन्हें दबा रही है। माहौल अचानक ठंडा हो गया और हवा स्थिर हो गई जब हर किसी पर एक भयानक दबाव आया, जिससे वे डर से चिल्लाने लगे। सभी के हाव भाव एकाएक बदल गए और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। युद्ध के मैदान में एक विशाल छाया दिखाई दी जिसने चांदनी की धुंधली किरणों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वे अवचेतन रूप से ऊपर देखने लगे। जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके पैरों से ताकत चली गई। उनके ऊपर आकाश से आग के बड़े बड़े गोले उनकी ओर उतरते प्रतीत हो रहे थे। बड़े आग के गोले से टूटने के बाद आग की लपटें पहले से ही उन पर बरसने लगी थीं, जिससे पूरा स्थान जलने लगा। कई लोग चिल्लाने लगे और इसका बचाव करने में असमर्थ होकर इधर उधर भागने लगे। छद्म महाकाव्य रैंकों ने कमर कस ली और उनमें से एक आकाश में उड़ गया और विशाल उतरते आग के गोले में से एक पर हमला कर दिया। छद्म महाकाव्य रैंक के हमले से आग का बड़ा गोला 2 भागों में विभाजित हो गया, लेकिन ये हमले को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था और 2 विभाजित आधे हिस्से एक जोरदार विस्फोट के साथ उल्कापिंड की तरह युद्ध के मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसके बाद आग के गोलों की बौछार हुई। स्वर्ग से बूम। एलेक्स के हमले से लगभग 300 मीटर व्यास वाला एक विशाल गड्ढा बन गया, जिसने जमीन पर गिरते ही उसकी चाप में आने वाली हर चीज को जला दिया। पृथ्वी सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में विभाजित हो गई और सभी आकार की चट्टानें सीधे चूर्णित हो गईं और पाउडर में बदल गईं, जो गोली के छोटे टुकड़ों की तरह हर जगह चली गईं, जो एक शरीर को छेद से भरने में सक्षम थीं। टक्कर से जमीन अनियंत्रित होकर हिलने लगी और टूटने लगी। हमले के कारण बनी विशाल खाई और दरारों ने कई लोगों को निगल लिया, जबकि आग की लहरें शॉकवेव्स की तरह फैलने लगीं। विनाशकारी जादू के परिणाम को देखते हुए एलेक्स ने अपनी मुद्रा सीधी कर ली और जैसे ही उसने आसपास की ओर देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें चढ़ गईं क्योंकि उसने देखा कि उसकी सेना की ओर तेज झटके वाली लहरें आ रही थीं जो कई लोगों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त खतरा पैदा कर सकती थीं। एलेक्स ने कर्मचारियों को जमीन पर मारा और अपना हाथ लहराया। उसके हाथ के एक झटके से जमीन से बर्फ के लंबे और मजबूत खंड दिखाई देने लगे, जिससे एक विशाल तटबंध बन गया, जिस पर एलेक्स ने एक अवरोध बना दिया। प्रचंड लहरें बर्फ की शिलाओं से टकराईं और उस स्थान को हिलाकर रख दिया, जिससे अत्यधिक गर्मी के कारण बर्फ की दीवार टुकड़े टुकड़े हो गई। काले धुएं के धुंधले बादल आसमान में छा गए और बीच में एक बड़ा गड्ढा छोड़ गए जहां एक शव भी नहीं मिल सका। किनारे पर शरीर के जले हुए टुकड़े थे, जिनके चेहरे पर अभी भी भय और विस्मय के भाव थे। धिक्कार है तुम कुतिया के बेटे, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारे जैसे पापियों को नरक में पश्चाताप करना चाहिए। एलेक्स ने छद्म को देखने के लिए दाईं ओर देखा, जिसने एलेक्स के हमले के सिर को एक करके और विनाश की सीमा को बढ़ाकर 2 हिस्सों में विभाजित करके दिखाने की कोशिश की। जब उसने एलेक्स को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसे भाव और दर्द थे जैसे वह उस दुश्मन को देख रहा हो जिसने उसके प्रियजनों को मार डाला और उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया। उसका दाहिना हाथ, जिसका उपयोग वह तलवार पकड़ने और दुश्मनों को मारने के लिए करता था, खत्म हो गया था और वर्तमान में टूटे हुए कंधे से लगातार खून की बड़ी धारें बह रही थीं, जो इस बिंदु पर कुचले हुए मांस के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं था। गुस्से और क्रोध से घिरते हुए उसने खुद को एलेक्स की ओर धकेला और अपनी पूरी ताकत से एलेक्स को मुक्का मारने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई। हालांकि इससे पहले कि वह पहली बार एलेक्स से मिल पाता, उसने ठंडी आभा महसूस की और महसूस किया कि उसने अपने दुश्मन को कितना कम आंका था, जिसके पास ऐसा जादू करने की शक्ति थी, जिसने उसे यह गलत धारणा दी कि एलेक्स एक जादूगर था जो हो सकता है करीबी स्तर पर कमजोर, लेकिन उसे चीजें काफी देर से समझ में आईं। जैसे ही एलेक्स ने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा काला पड़ गया और उस आदमी ने देखा कि 2 गहरी काली आंखें उसे घूर रही थीं। उसे लगा कि समय रुक गया है और उसका मतलब उसकी दास्ता से था। और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसे अचानक दर्द का हमला महसूस हुआ, जिससे उसकी आत्मा कांप उठी और उसे नीचे देखने पर मजबूर होना पड़ा। जैसे ही उसने नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि आज उसकी मौत का दिन होगा, क्योंकि उसके सीने में एक बड़ा छेद था और उसके अंदर से सब कुछ गायब था। मिलीसेकंड के भीतर एलेक्स ने मुक्का मारा और अपनी मुट्ठी उसकी छाती पर पटक दी,
और उसकी छाती में मौजूद सभी चीजें पीछे से बाहर निकल गईं और उसके दिल के साथ अन्न के टुकड़े मांस के बिखरे हुए टुकड़ों की तरह वापस गिर गए। वह ये प्रश्न पूछते पूछते खुली आंखों से मर गया कि यह कैसे हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर किसी की आश्चर्यजनक निगाहों के नीचे स्यूडो एपिक रैंक का शरीर सूखी टहनी के टुकड़े की तरह जमीन पर गिरता है, जिसकी छाती में एक बड़ा छेद होता है, जबकि दिल और मांस के टुकड़े एलेक्स के मुके से धूल में बिखर गए थे, जिसे कोई भी नहीं कर सका। गवाह को गड़गड़ाहट। जैसे ही उनका शरीर जमीन पर गिरा, दुश्मन सेना के अवशेष मलबे और मलबे के ढेर के नीचे दब गए। छद्म महाकाव्य रैंक चारों ओर इकट्ठा होना शुरू हो गया। उनमें से प्रत्येक को पिछले हमले के कारण गंभीर घाव हुआ था और कईयों का पूरा शरीर भी गंभीर रूप से जल गया था। यह विचार कि पहले वाला निश्चित रूप से टियर 9 नहीं तो टियर 8 जादू मंत्र हो सकता है। रिया और क्रिस्टीना ने एलेक्स की ओर देखा और उसकी मुख अभिव्यक्ति देखी। हालांकि वह सतह पर शांत लग रहा था, लेकिन नीचे उग्र ज्वालामुखी दिखाई दे रहा था। छद्म महाकाव्य रैंक ने एलेक्स पर गिरोह बनाने और उसे खत्म करने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो। रिया, क्रिस्टीना, मोडिक और लॉन्गार्ड एलेक्स की मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने अपना हाथ उठा दिया। स्वस्थ हो जाओ और अपने आप को फिर से भर दो, मैं उनका ख्याल रखूंगा, एलेक्स ने आदेश दिया और युद्ध के मैदान की ओर चलते हुए कर्मचारियों को रिया की ओर फेंक दिया। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता साफ कर दिया है। क्रिस्टीना कार्यभार संभालेगी और एमिडोन की सीमा पर आक्रमण करेगी, एलेक्स ने आदेश दिया और क्रिस्टीना ने तुरंत तैयारी की। उसके सामने 6 छद्म महाकाव्य रैंक थे जो किसी को भी रोमांचित कर सकते थे। एलेक्स ने अपने चेहरे पर एक निडर और ठंडे भाव के साथ अपनी तलवार खोली और अपना बायां पैर आगे रखते हुए अपना रुख अपनाया। शैतान रुख, वह धीरे धीरे बुदबुदाया। उसके शरीर से हत्या के इरादे का विस्फोट फूट पड़ा जो उसके चारों ओर गहरे लाल रंग के बादल में बदल गया और उसे रक्त की आभा दे दी। उसके पीछे खूनी आभा एक महामहिम आकृति में घनीभूत होती दिख रही थी जो उसे सहारा दे रही थी। एलेक्स की आंखें एक ब्लैक होल की तरह काली हो गईं जो सब कुछ निगल सकती थी। छद्म महाकाव्य रैंक ने आगे बढ़ने से पहले सैनिकों को एलेक्स की ओर धकेल दिया। वे एलेक्स की ताकत खत्म करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगा कि पिछला जादू उस पर पहले ही भारी पड़ चुका था। उन्हें बस उसे थका देना है और फिर उसे आसानी से मार देना है। इसके अलावा जादू करने के बाद एलेक्स को अपनी तलवार निकालते हुए देखकर उन्होंने सोचा कि वह एक जादुई तलवारबाज होगा जिसे हमेशा दूसरों की तुलना में निम्न स्तर का माना जाता था। उनके विचारों को समझते ही एलेक्स की आंखें शीतलता से चमक उठीं। शत्रुओं की भीड़ को अपनी ओर आते देखकर उसने अपनी तलवार उठा ली। डेविल स्टांस फर्स्ट फॉर्म ट्रायल। एलेक्स की तलवार चमकी और उसने अपनी तलवार उनकी ओर मारी। जोर से मारना। प्रकाश की एक चमक चमकी और एलेक्स की ओर आ रहे सैनिक कागज के टुकड़ों की तरह उड़ गए और उन्हें लगा कि कोई अदृश्य ब्लेड उनके शरीर से होकर गुजर रहा है। अग्रिम पंक्ति के शत्रुओं को सब्जी के टुकड़ों की तरह काटकर उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए और उनके शरीर के टुकड़े खून की बूंदों के साथ हवा में गिर गए। सैनिकों की दूसरी लहर इस दृश्य से भयभीत हो गई। फिर भी 6 एपिक रैंक पुशल के तहत उन्होंने अपनी गतिविधियों को नहीं रोका। एक छद्म महाकाव्य रैंक अब इसे बर्दाश्त करने में असमर्थ था और एलेक्स की ओर दौड़ पड़ा। जब स्यूडो एपिक रैंक के सैनिक अपनी चाल चल रहे थे, एलेक्स ने एक झटके को देखा और उसने जितनी जल्दी हो सके प्रतिक्रिया की। बूम! बिजली जितनी तेज गति से एक तीर एलेक्स पर लगा जिसका शरीर भयंकर प्रहार के कारण कुछ कदम पीछे हट गया था। एलेक्स मुश्किल से प्रतिक्रिया करने और बाधा डालने का जादू पूरा करने में सक्षम था। दूसरी तरफ एक छद्म महाकाव्य रैंक का तीरंदाज उस पर हमला करने और उसे एक ही झटके में मारने के लिए घुस आया, लेकिन वह बुरी तरह विफल रहा और सबसे बुरी बात यह थी कि उसने एलेक्स का ध्यान आकर्षित किया और उसका कवर उड़ा दिया। एलेक्स ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और एक बड़ी छलांग लगाई और उसकी ओर कूद पड़ा। एलेक्स ने बस अपनी तलवार लहराई और सैनिकों के सिर जमीन पर लौटने लगे। तीरंदाज चौंक गया और उसने अपनी पूरी ताकत से एलेक्स पर तीर चला दिया। दुशश! उसके सामने के सैनिक तीर के भयानक प्रभाव से उड़ गए जो एक मिसाइल की तरह एलेक्स की ओर चला गया। शैतान रुख, दूसरा रूप निर्णय। जैसे ही एलेक्स ने अपनी तलवार घुमाई, भयंकर जबरदस्ती फूट पड़ी। उसके सामने आ रहा शक्तिशाली तीर 2 हिस्सों में टूट गया और इससे पहले कि तीरंदाज प्रतिक्रिया कर पाता, एक अदृश्य ब्लेड ने उसे मारा और उसे 2 हिस्सों में बड़े करीने से काट दिया। उसकी आंखें अविश्वास की चमक के साथ खुली रह गईं क्योंकि शाश्वत अंधकार ने धीरे धीरे उसकी दृष्टि को ढक लिया। ये खत्म नहीं हुआ है, एलेक्स ने अपनी तलवार को लाल आभा से ढकते हुए चिल्लाया। शैतान का रुख, तीसरे रूप की सजा। जैसे ही एलेक्स ने तीसरा रूप खोला, एक बड़ा ब्लेड सामने आया और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को काट दिया। छद्म महाकाव्य रैंक जिसने बचाव करने की कोशिश की, असहाय महसूस किया और सैनिकों को कुचल दिया गया और अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया गया। शेष महाकाव्य रैंकों ने सब कुछ दांव पर लगाने की कोशिश की और जीवन शक्ति को जलाना शुरू कर दिया।
उन सभी ने एलेक्स को मारने का फैसला किया, भले ही उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़े। उन्हें अपनी ओर आता देख एलेक्स ने उन पर व्यंग्य किया। यह मरने से पहले लॉ की ओर आकर्षित एक पतंगे के समान था। एलेक्स ने अपनी राक्षसी आभा को सक्रिय कर दिया, जिससे उसका रूप विकराल हो गया। उसकी तलवार पर आग की एक श्रृंखला जलने लगी और एलेक्स के शरीर से एक चमकदार लाल ज्वाला फूट पड़ी, जिसने उसके आसपास की हर चीज को आग लगा दी। उसके नीचे की लाश चिलचिलाती धूप में जलने लगी। नरक की आग अद्भुत है। धीरे धीरे फैलते हुए ये जो विनाश कर रहा था, उसे देखकर एलेक्स बड़बड़ाया। एक पल के भीतर एलेक्स आकाश में उड़ गया और एक पल में 200 मीटर से अधिक की दूरी तय कर ली और अपने हमले को मजबूत बनाने के लिए त्वरण सक्रिय कर दिया। उसका शरीर छद्म रैंक की ओर गिर गया, जिसने उसके उतरने से पहले उसे मारने की कोशिश में उस पर हमला कर दिया। एलेक्स ने अपनी तलवार उठाई और उन पर जोर से हमला कर दिया। शैतान रोग, चौथा रूप प्रायश्चित। वे सभी गिरते हुए हमले की ताकत से भयभीत हो गए और उन्हें मौत का डर महसूस हुआ, और इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, उन पर जोरदार हमला हुआ। बूम! अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि कई उल्कापिंड एक साथ मिलकर एक बड़ा विस्फोट कर रहे हों, पृथ्वी भयानक रूप से कांप उठी और एक झटके की लहर इतनी बड़ी हो गई कि एलेक्स उड़कर हर जगह फैल गया। प्रकाश की कोई चमक नहीं थी और पृथ्वी की गड़गड़ाहट के अलावा सब कुछ रुका हुआ लग रहा था, जो तेज और तेज हो गया था, जैसे कि कई तूफान आए हों और भयंकर बिजली गिरी हो और जमीन फट गई हो। सदमे की लहर इतनी दूर तक फैल गई कि सभी लाशें और सैनिक तुरंत कुचल गए और कई किलोमीटर दूर तक पेड़ भी धूल में मिल गए। 2 किलोमीटर के दायरे में हर कोई बुरी तरह चिल्लाया जब एलेक्स के हमले से एक शॉकवेव बनी जो उन पर हवा के झोंकों की तरह लग रही थी। जो भी व्यक्ति सदमे की लहर की चपेट में आया, उसे तुरंत झटका लगा और उसके पूरे शरीर की हड्डियां टूट गईं। लेकिन यह इसका अंत नहीं था। झटकों के बाद आग की लपटें तेजी से चारों ओर फैल गईं। लोनगार्ड के साथ साथ शेष सेनाएं जो कई मील पीछे चली गईं, उन्हें धरती के गड़गड़ाने और कंपन का एहसास हुआ, जिससे उनका रुख हिल गया। उन्होंने भयभीत भाव से हवा में उठते धूल के विशाल मशरूम के आकार के बादल को देखा। बैंग बैंग बैंग! मलबे से चट्टानें और मिट्टी टुकड़े टुकड़े हो गईं और सामूहिक विनाश का एक विशाल गड्ढा बन गया जो हजारों सैनिकों के लिए कब्र बन जाएगा। 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी सैनिक खून की धुंध में डूब गए, जबकि बचे हुए सैनिक, जो अपने अंगों को खोने के बावजूद भी जीवित रहने में सक्षम थे, कहीं से भी प्रकट होने वाली आग की लपटों से बचने में सक्षम नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटों ने उनकी आत्मा पर एक घाव कर दिया हो, जिससे उन्हें असहनीय दर्द हो रहा हो, जिसे कोई भी व्यक्ति दृढ़ इच्छाशक्ति के बिना सहन नहीं कर सकता। एलेक्स के पिछले हमले से वह स्थान पूरी तरह से नष्ट हो गया था और जमीन पर एक बड़ी छाप छोड़ी थी। एलेक्स का शरीर क्रेटर के केंद्र में जमीन पर गिर गया। सैनिकों से भरा पिछला युद्ध क्षेत्र अचानक एक उजाड़ जगह में बदल गया था और लाल रंग की लपटों के समुद्र से निकलने वाले हर जगह बड़ी संख्या में काले बादल मंडरा रहे थे। दर्द की दहाड़ें, घातक कराहें और साथ ही विलाप हर जगह गूंज उठा। आग की लपटों के बीच खड़े होकर एलेक्स ने लोगों का विलाप सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। वह बहुतों का वध करता है और यदि वह ऐसे ही चलता रहा तो इस स्थान के आसपास कोई नहीं रहेगा। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि विरोधी सेना के सैनिक शोक और आतंकित भाव से इधर उधर घूम रहे हैं। जिस किसी ने भी एलेक्स की नज़र को देखा, उसने अपना सिर झुका लिया और दया की भीख मांगने लगा। एलेक्स का दिल, जो एमिडोन के योद्धाओं को युद्ध जीतने के लिए बच्चों का उपयोग करते हुए देखकर जल रहा था, थोड़ा नर्म हो गया। उसने उनके लिए चीज़ें कठिन नहीं बनाईं। इसके अलावा निषिद्ध मंत्र का प्रभाव खत्म होने से पहले उसे काम जल्दी खत्म करना था। उसने अधिक सार लेने के बारे में सोचा, लेकिन बहुत अधिक लेना उसके लिए अच्छा नहीं है और इससे उसे अपूरणीय क्षति हो सकती है। यदि स्थिति नहीं होती तो वह ऐसे साधनों का उपयोग नहीं करता और पिछले अवशोषण के साथ वह महाकाव्य रैंक के शिखर पर पहुंच गया था और उसकी वर्तमान ताकत दुश्मनों को हराने के लिए पर्याप्त है। लॉन्गर्ड को यहाँ की चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहने के बाद एलेक्स का चित्र मंडराया और वह एमिडोन की ओर उड़ गया। अधिकांश सेनाएं युद्ध के मैदान में हार गई थीं, जबकि शेष सेनाएं राजधानी में तैनात थीं। इसलिए अधिकांश क्षेत्रों में सैनिकों की संख्या कम थी और उनके पास हाथ भी कम थे। और उस दौरान नेवान ने इतना गंभीर झटका दिया था। वे बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़े, जो उनके सामने खड़ी हर चीज़ को तोड़ते हुए आगे बढ़े। भारी संख्या में सैनिकों की शक्ति के आगे अधिकांश क्षेत्र सीधे तौर पर उनके अधीन हो गया। सेना ने आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उनके जीवन में कोई खलल नहीं डाला और न ही दुश्मनों को बेरहमी से मारा। जिसने भी आत्मसमर्पण किया उसके साथ शांतिपूर्वक व्यवहार किया गया। उनकी दृष्टि में केवल एक ही लक्ष्य है, राजधानी को घेरना और अपनी रानी को वापस पाना। यद्यपि वे यथासंभव तेज यात्रा कर रहे थे, अपनी वर्तमान गति से उन्हें वहां पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। इसके अलावा चूंकि उन्हें कई बाधाओं से जूझना पड़ता है, इसलिए राजधानी पहुंचने पर उनकी गति कुछ हद तक धीमी हो जाएगी।
जबकि वे थके हुए होंगे, राजधानी की सुरक्षा में निश्चित रूप से सैनिक होंगे जो उन्हें खत्म करने का मौका ले सकते हैं। एलेक्स, जिसने अनुप्रस्थ बड़ी दूरी तक उड़ान मंत्र का उपयोग किया, ने अपनी सेना को आगे बढ़ते हुए दिखाया और उनके सामने उतरा। हम इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम इस तरह आगे बढ़े तो मुझे यकीन है कि हम दुश्मन के जाल में अपना पैर डाल रहे हैं, एलेक्स ने अपने थके हुए सैनिक की ओर देखते हुए कहा। मोडेक ने सलाह दी, महामहिम, हमें पहले उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहिए जिन पर हमने कब्जा कर लिया है। क्या आप भूल गए कि हम यहाँ प्रदेशों के लिए नहीं हैं? एलेक्स ने ध्यान से सोचते हुए बुदबुदाया। यदि वह राक्षसी राज्य नहीं होता तो उसने अपनी शक्तियों को फिर से भरने के लिए उपचार मंत्र और देवी बफ्स का उपयोग किया होता। लेकिन चूंकि वह ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए उसे इसे खत्म करने के अन्य तरीकों के बारे में सोचना होगा। जाने से पहले उन्होंने 3 छद्म महाकाव्य रैंकों के जीवन सार को अवशोषित कर लिया था, जिससे उनकी शक्ति बढ़ गई, लेकिन इससे उनकी समय सीमा कम हो गई। और उसके ऊपर दर्द हर मिनट बदतर होता जा रहा था। मोडेक, मैच मत रोको, अपनी गति से आगे बढ़ें। इस बीच रिया और क्रिस्टीना मेरे पीछे राजधानी तक चलेंगी, एलेक्स ने सुझाव दिया। माय लॉर्ड, क्या हम तीनों उनकी बची हुई ताकतों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं? रिया ने पूछा। हालांकि हम अभी भी मजबूत हैं, हमें खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रिया ने एलेक्स को समझाने की कोशिश की। रिया सही कह रही है एलेक्स, हमारे पास अकेले राजधानी को गिराने की ताकत नहीं है, क्रिस्टीना ने कहा। चिंता मत करो, मैं उनके लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, एलेक्स ने बुदबुदाया और रिया और क्रिस्टीना पर अपना हाथ रख दिया। एलेक्स की जिद से रिया और क्रिस्टीना चौंक गईं। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक वर्जित तकनीक का इस्तेमाल किया है। एक बार जब ये काम कर गया तो इसके परिणामों के कारण मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो मरने से पहले मैं चीज़ें खत्म करना चाहता हूँ, एलेक्स ने ऐसा कहा जिससे रिया और क्रिस्टीना दोनों डर गईं और वे एलेक्स की स्थिति के बारे में सोचकर घबराने लगीं। मोडेक, यहाँ चीज़ों का ख्याल रखना। एलेक्स को तब पता चला जब उसका चित्र धूमकेतु की तरह आकाश की ओर चला गया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूत तेजी से भागा और उस स्थान में प्रवेश किया जहां अमिडोन का राजा बैठा था। अच्छी खबर मिलने की प्रतीक्षा में एंगस अपने पे का आनंद ले रहा था। अगले दिनों में वह काफ़ी खुश रहे। कैथरीन के हाथ में उसे खेलने के लिए एक शक्तिशाली कार्ड मिला था। उसके शीर्ष पर उसकी जीत की गारंटी थी और उसे मिलने वाले अतिरिक्त लाभ उसके राज्य को टियर 3 से ऊपर धकेलने के लिए पर्याप्त होंगे। उसने दूत की आवाज़ सुनी और उसे अंदर आने के लिए कहा। तुम्हारे पास क्या खबर है? उसने प्रसन्न स्वर में पूछा। संदेशवाहक अपना सिर नीचे कर लेता है और क्या कहना है इसके बारे में सोचने से पहले एक पल के लिए झिझकता है। साहस न जुटा पाने के कारण उसने पत्र दे दिया। क्या तुम इसे नहीं पढ़ सकते? क्या तुम्हारे पास मुंह नहीं है? एंगस ने क्रोधित स्वर में पूछा। दांत पीसते हुए वह बोला, महाराज, सीमा युद्ध समाप्त हो गया है और हम बुरी तरह हार गए हैं। क्या? एंगस की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। हमारी सेनाएं नष्ट हो गईं। ये कैसे संभव है? क्या? उसने चकित भाव से पूछा। महाकाव्य रैंकों के बारे में क्या? एंगस ने पूछा। सभी मृत। दूत की बातें सुनकर एंगस को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वे छद्म महाकाव्य रैंक के थे, छद्म सामान्य सैनिक नहीं। उन पर अनगिनत संसाधन बर्बाद करने के बाद उन्हें इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? वह मन ही मन बुदबुदाया। महाराज, और भी बहुत कुछ है। एंगस ने अपनी आंखें घुमा लीं और कोई और बुरी खबर सुनने से पहले इस आदमी को मार डालना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि राइट के सैनिक हमारी भूमि पर आक्रमण कर रहे थे और राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने हिम्मत की, एंगस चिल्लाया और बगल पर थप्पड़ मारकर उसे धूल में मिला दिया। वे कमीने मेरी भूमि में प्रवेश करने के लिए हैं। उन्हें किसने अनुमति दी? क्या उन्होंने मेरी धरती पर कदम रखने से पहले इस राजा से पूछा था? ये बेवकूफ़, मुझे हर चीज़ का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। हमारे पास अतिरिक्त जानकारी है। लेडी क्रिस्टीना और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के साथ नेवान के राजा सीधे राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। उसकी बातें सुनकर एंगस की आंखें चमक उठीं। एंगस के होंठ एक भयावह मुस्कान के साथ ऊपर की ओर मुड़ गए। क्या वह सोचता है कि वह अकेले पूरी राजधानी को नष्ट कर सकता है? मेरे आदेश जारी करो। सभी सैनिकों को दीवारों पर इकट्ठा होने के लिए कहें। दीवारों पर फ्लेयर लगाएं और रक्षात्मक रूनों को सक्रिय करें। मैं ब्याज सहित कर्ज वसूल करना सुनिश्चित करूंगा। एलेक्स, रिया और क्रिस्टीना को पकड़कर तेजी से आकाश में उड़ गया और एमिडोन की राजधानी तक पहुंच गया। सूर्योदय होने में अभी कुछ समय बाकी था। एलेक्स सीधे नहीं गया और शहर से कुछ दूरी पर उतरा। एलेक्स ने शहर की दीवारों को देखा जो हलचल से भरी हुई थीं। धनुर्धर और सैनिक पहले से ही शहर की दीवारों पर पंक्तिबद्ध थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से ही उनके आगमन की खबर मिल गई थी और वे उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार थे।
यदि एलेक्स को अनुमान लगाना हो तो शहर की दीवार के पार लगभग 2000 लोग थे और हो सकता है कि और भी लोग अंदर हों। एलेक्स, अब तुम क्या करने जा रहे हो? दीवारों पर पहरा दे रहे सिपाहियों को देखकर क्रिस्टीना ने पूछा। मैं रास्ता खोलने जा रहा हूँ। कैसे? क्रिस्टीना ने पूछा। 0, मैं दीवार को गिरा दूंगा और इसे नीचे लाऊंगा, एलेक्स ने उत्तर दिया कि किसी ने भी मंत्रोच्चार नहीं किया। माय लॉर्ड, क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? मैं भी ऐसा नहीं कर सकती, रिया चिंतित भाव से बोली। मैं 100% आश्वस्त हूँ। मैं अपने हमले से दीवार को ध्वस्त करने को लेकर आश्वस्त हूँ, एलेक्स ने उत्तर दिया। मैं आगे जा रहा हूँ, जब मैं दीवारें गिरा दूं तो तुम दोनों मेरे पीछे आना। एलेक्स ने अपनी तलवार उठाई और आगे की ओर वार किया जबकि उसका शरीर गोली की तरह आगे की ओर चला गया। उसके शरीर के पीछे एक घातक खोपड़ी की छवि दिखाई दी और लाल बिजली ने उसकी तलवार के ब्लेड को ढक दिया और उसी समय उसके सामने का रास्ता फटने लगा। उसकी तलवार की नोक से एक लाल बिजली का बोल्ट ऊर्जा की किरण की तरह निकला और आश्चर्यजनक गति से शहर की दीवार की ओर चला गया जो एलेक्स से 100 मीटर से भी कम दूर था। ऊर्जा की लाल किरण तलवार से दूर जाकर एक विनाशकारी किरण में संघनित होकर संकरी होती गई और एक पल के अंतराल में वह दीवारों से टकरा गई। शहर की दीवारों के शीर्ष पर सैनिकों और गार्डों ने आश्चर्यजनक गति के साथ ऊर्जा की एक किरण को अपनी ओर आते देखा और एक पल के लिए भयभीत हो गए। संकट की घड़ी में किसी ने तीर चलाए तो किसी ने उस पर हमला कर उसे निष्क्रिय करने की कोशिश की, लेकिन विनाश की किरण के आगे सब कुछ शून्य था। हालांकि जैसे ही बिजली दीवार से टकराए, सामूहिक विनाश का दृश्य प्रदर्शित होने के बजाय कुछ असामान्य हुआ जिसकी एलेक्स ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। शहर की दीवार पर अनगिनत जादुई घेरे और रून एक अवरोध का अभिनय करते हुए दिखाई दिए और शहर की दीवार से नीली रोशनी फूट पड़ी। प्रकाश की किरण अधिनियमित अवरोध से टकरा गई और उसे आगे भेदने में सक्षम नहीं हो पाए। अनगिनत रन और जादू के घेरे एक चमकदार रोशनी से जगमगा उठे और हमले को नष्ट करने के बजाय प्रकाश की किरण एलेक्स की ओर विक्षेपित हो गई। एलेक्स के पलक झपकने से पहले ही ऊर्जा की वह भयंकर किरण जो उसने एमिडॉन पर चलाई थी उसके सामने प्रकट हो गई। एलेक्स आश्चर्यचकित रह गया और उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। एलेक्स ने हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई जबकि दूसरी ओर एक अवरोध बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वह प्रकाश की अत्यधिक केंद्रित किरण की चपेट में आ गया। बूम! गड़गड़ाहट! गड़गड़ाहट! जमीन ढह गई और उसके एक हिस्से को निष्क्रिय करने के बाद भी एलेक्स हमले की चपेट में आ गया। उसके नीचे की जमीन खिसक गई और एलेक्स को एक चिथड़े की गुड़िया की तरह पीछे से गोली मारी गई और पत्थरों से टकराकर उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। एलेक्स ने मुंह से खून बहाया और उसके शरीर पर गहरा भारी घाव हो गया, साथ ही उसका बायां हाथ भी जल गया जिससे वह बेकार हो गया। एलेक्स की दृष्टि धुंधली हो गई और उसे चक्कर आने जैसा महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी चेतना को लुप्त होने से बचाने के लिए अपनी जीभ काट ली और अपने दांत चमका दिए। धत्तेरी की! रून्स को देखते हुए एलेक्स चिल्लाया। ये टियर 7 रन था और यह कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे एमिडॉन वहन कर सके। इसके पीछे निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जो टिया एक साम्राज्य से भी अधिक शक्तिशाली था जो एमिडॉन को ऐसी चीज उधार दे सकता था। एलेक्स का हमला एक ट्रांसेंडेंट रैंक को घायल करने में सक्षम था और सबसे अच्छी स्थिति में उसे मार भी सकता था, लेकिन ये रून एक ट्रांसेंडेंट रैंक के हमले को रोकने के लिए पर्याप्त था। जब एलेक्स ने उठने की कोशिश की तो उसके पैर कांपने लगे जबकि उसके होठों से झरने की तरह खून बहने लगा। उसने अपने घायल शरीर को सहारा देने के लिए अपनी तलवार का सहारा लेने की कोशिश की। उसे अचानक होने वाले दर्द से उबरने के लिए कुछ समय चाहिए था, जिसके साथ तेज सिरदर्द भी हो रहा था। लेकिन उसे अभी देर तक आराम करने का मौका भी नहीं मिला था जब उसने शहर की दीवारों पर तेज रोशनी देखी। एलेक्स की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने संकेंद्रित ऊर्जा के एक विशाल द्रव्यमान को संघनित होते देखा और फिर वह एलेक्स की ओर आगे बढ़ा। भड़कना! विनाशकारी किरण को अपनी ओर आते देख एलेक्स बुदबुदाया। उसने हमले से बचने के लिए अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर अपनी जगह पर फंसा हुआ है। पिछले हमले के दर्द की पुनरावृत्ति ने उसके शरीर को क्षण भर के लिए निष्क्रिय कर दिया था। एलेक्स ने इस त्रासदी से बचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश में अपना दिमाग दौड़ाया। हालांकि इससे पहले कि ऊर्जा की किरण उस पर हमला कर पाती, एलेक्स को एक मजबूत ताकत का झटका लगा और उसे रास्ते से हटा दिया गया। एलेक्स ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके सामने मुलायम रेशमी सुनहरे बाल लहरा रहे थे, जिससे क्रिस्टीना का चेहरा छिप गया था, जबकि उसने एलेक्स को एक तरफ धकेल दिया था और एलेक्स की जगह वार झेलने के लिए अपनी तलवार खोल दी थी। क्रिस्टीना! एलेक्स चिल्लाया और इससे पहले कि वह कुछ भी बड़बड़ा पाता, उसकी दृष्टि अचानक प्रकाश की चमक से अंधी हो गई क्योंकि प्रकाश की किरण उस पर पड़ी। बूम! वह स्थान एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और उस स्थान पर मौजूद विशाल चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने से पहले आकाश में उड़ गईं और धूल की बारिश की तरह आकाश से गिरीं। टक्कर से जमीन फट गई और चारों ओर धूल और मलबा उड़ गया। टक्कर से एक बड़ी दरार बन गई और एलेक्स, जो पास में था, उसकी चपेट में आ गया और फिर से उड़ गया। एलेक्स के शरीर को इधर उधर घसीटा गया और उसका शरीर गुड़िया के टुकड़े की तरह जमीन पर फिसल गया।
आर्गग। एलेक्स के होठों से एक दर्द भरी कराह निकली। एलेक्स का शरीर धीमा नहीं हुआ और पेड़ से टकराने ही वाला था, लेकिन रिया एलेक्स के पीछे आ गई और उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ पेड़ से टकरा गई। माय लॉर्ड, क्या आप ठीक हैं? एलेक्स की हालत देखकर रिया चिंतित स्वर में चिल्लाई। एलेक्स का जले हुए शरीर को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। ऐसा लग रहा था कि उसकी त्वचा की ऊपरी परत कुछ जगहों से उखड़ गई है और खून भी सूख गया है। अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करते समय एलेक्स को जोर जोर से खांसी हुई। एलेक्स की सांसें तेज हो गईं और उसने उस जगह की ओर देखा जबकि क्रिस्टीना ने उसे बचाया। जैसे ही धूल जमी, उसने देखा कि एक बड़ी दरार बन गई थी और वह बेहद भयभीत था। एलेक्स क्रिस्टीना को ढूंढने में सक्षम नहीं था। क्रिस्टीना, क्रिस्टीना कहाँ है? रिया ने क्रिस्टीना को किया। एलेक्स ने अपना भाषण बंद कर दिया। मेरे भगवान, शांत हो जाओ। मैं क्रिस्टीना की उथली सांसों को महसूस कर सकता हूँ। रिया, जाओ और क्रिस्टीना की तलाश करो। मुझे ठीक हूँ, एलेक्स ने आदेश दिया। एलेक्स के डरावने स्वर को देखकर रिया समझ गई कि एलेक्स टूटने और अपना पागलपन खोने की कगार पर है। उसे डर है कि अगर क्रिस्टीना को कुछ हुआ तो उसका भगवान वास्तव में विवेक खो सकता है। अपने होठों को काटते हुए उसने एलेक्स की बिगड़ती हालत को देखा और क्रिस्टीना की हालत देखने का फैसला किया। उसने एलेक्स को खींचकर पेड़ के सामने लिटा दिया और वह दरार की ओर बढ़ गई। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात के अंधेरे को दूर करते हुए एक कमरे में चारों ओर धीरे धीरे दीपक जलाए जा रहे थे। कमरे के बीच में एक मेज थी जिस पर कागजों के ढेर लगे हुए थे। दस्तावेजों की समीक्षा करते समय यवोन कॉफ़ी का घूंट ले रहा था। मीटिंग के कारण वह काफ़ी व्यस्त थी और काम जल्दी खत्म करने के लिए उसे रात में भी काम करना पड़ा। जैसे ही उसने दस्तावेज पर अपनी नज़रें घुमाईं, उसकी आंखें अचानक कांपने लगीं और उसकी अभिव्यक्ति भयानक हो गई। उसके हाथ कांपने लगे और कप उसके हाथ से गिर गया। उसके होठों से एक दर्दनाक कराह निकली और उसने अपनी छाती पकड़ ली और उसकी सांसें बुरी तरह से चल पड़ीं। क्या हुआ? यवोन दर्द भरी अभिव्यक्ति के साथ बड़बड़ाई जबकि उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। लेडी इवोन, लेडी इवोन, उसके साथ कुछ गलत होता देख नौकर उसकी ओर दौड़े। डॉक्टर को बुलाएं। लेडी इवोन को कुछ हुआ? बटलर ने चिल्लाकर नौकरों को आदेश दिया। नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ, इवोन ने दर्द को दबाने के लिए अपने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन लेडी, मैं बोला, रुको, मुझे अकेला छोड़ दो और सब लोग यहाँ से चले जाओ। इवोन चिल्लाया और सभी को जाने का आदेश दिया। नौकरों ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी झिझक के साथ आखिरकार सभी लोग वहां से चले गए। यवोन ने स्थिति का पता लगाने की कोशिश करते हुए अपने दांत पीस लिए। क्या वह मूर्ख बुरी तरह घायल है या कुछ और? नहीं, उसकी चोट से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और न ही दर्द फैलना चाहिए, यवोन ने बुदबुदाते हुए कहा जबकि उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसे याद आया कि तथाकथित पुजारी ने क्या कहा था, जब दूसरा पक्ष अत्यधिक भावना महसूस करता है तो यह भागीदारों तक फैल सकता है। लेकिन प्रसारण केवल पति पत्नी के बीच ही होगा। लड़की की तीव्र भावनाओं को संप्रेषित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि एलेक्स को कुछ हुआ होगा। वह कभी न खत्म होने वाले द्वैख और खालीपन और किसी कीमती चीज को खोने के डर का अनुभव कर सकती थी। मुझे भावनाओं के कारण दर्द क्यों महसूस हो रहा है? यवोन ने बुदबुदाया। एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? इवोन ने कहा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने चीज़ों पर नज़र रखने के लिए पहले से ही कुछ विशेषज्ञों को भेजा था, लेकिन उन्होंने उन्हें केवल हाथ से बाहर की चीज़ों पर ही कार्रवाई करने का आदेश दिया। एक पुराने टूटे हुए चर्च के अंदर एक छोटे से बिस्तर पर एथेना शांति से सोई। उसकी पलकें फड़फड़ाने लगीं और उसकी शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति ऐसे बदलने लगी जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही हो। वह पसीने से भीग गई थी और उसकी सांसें तेज होने के कारण वह बेचैन होने लगी थी। एलेक्स, वह चिल्लाई और नींद से जाग गई। वह बेचैनी के एहसास के साथ जोर जोर से सांस लेते हुए नींद से जागी। उसने एक बुरा सपना देखा जहां एलेक्स घायल हो गया था और उसका शरीर चोटों से छलनी था और फिर किसी ने उस पर गोली चला दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और देख पाता और एलेक्स के साथ क्या हुआ, वह जाग गई। उसका माथा पसीने की बूंदों से भर गया। ये सोचकर जैसे ही उसने राहत की सांस ली कि यह सब सिर्फ एक सपना था, उसके चेहरे पर झुंझलाहट उभर आई। उसके दिल में गहरा दर्द महसूस हुआ और उसका दिल कसने लगा। मुझे मत कहो कि यह कोई बुरा सपना नहीं है, एथेना ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। उसका दिल काफ़ी तेजी से धड़क रहा था और उसे एक अशुभ एहसास हो रहा था। इसके अलावा वह उस भावना को महसूस कर सकती थी जिससे एलेक्स हाल ही में गुजर रहा था। क्या हुआ ये जानने के लिए मुझे यवोन की यात्रा करनी होगी, एथेना बोली और अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसके हाथ के झटके से रात की पोशाक गायब हो गई और उसका शरीर एक सफ़ेद सेंट गाउन में ढका हुआ था और उसके हाथ में एक लंबी सुनहरी छड़ी दिखाई दी। उसके शरीर से एक पवित्र प्रकाश निकलने लगा जिसके बाद पवित्रता की कविताएं उसे महिमा का एहसास दिला रही थीं। एलेक्स की घायल आकृति को याद करते ही उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई।
एक ही कदम में उसका फिगर तुरंत गायब हो गया। जैसे ही धूल गायब हो गई, एलेक्स ने चकित और खोखली अभिव्यक्ति के साथ विशाल दरार को देखा। एक गहन उदासी ने उसकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया। सदमे और निराशा की भावना ने उसे वास्तविकता से अलग कर दिया। चिंता और अपराध बोध ने उसे घेर लिया और उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया। वह जल्दबाजी के लिए स्वयं को कोसने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एलेक्स चिल्लाया जबकि उसका गला थोड़ा कांप रहा था। हालांकि रिया ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। क्रिस्टीना, एलेक्स चिल्लाया और खड़ा हो गया और लड़खड़ाते कदमों से दरार की ओर भागा। कृपया ठीक हो जाओ, एलेक्स ने मन ही मन प्रार्थना की और क्रिस्टीना की सुरक्षा के लिए देवी से प्रार्थना की। जैसे ही वह दरार के करीब पहुंचा, उसने एक अस्त व्यस्त आकृति देखी जो मलबे और मलबे के टुकड़ों के बीच पड़ी थी। एलेक्स ने रिया को क्रिस्टीना के पास बैठे देखा। एलेक्स 4 मीटर गहरी दरार में कूद गया और क्रिस्टीना के बगल में जा गिरा। उसने देखा कि रिया उसकी जांच कर रही थी। रिया, क्या वह ठीक है? एलेक्स ने घबराए हुए भाव से पूछा। एलेक्स ने क्रिस्टीना की आकृति को देखा। प्रभाव से कवच उड़ गया था और केवल अंडरगारमेंट्स के टुकड़े रह गए थे। उसके कंधे में एक नुकीला पत्थर फंसा हुआ था जिससे एक छेद हो गया था। उसके चेहरे और आंत पर गहरी जलन थी और उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था जबकि उसके माथे से खून बह रहा था। उपचारात्मक, एलेक्स चिल्लाया, लेकिन वह रुक गया क्योंकि उसे याद आया कि वह अब उपचार मंत्र का उपयोग नहीं कर सकता और वर्जित जादू खत्म होने के बाद वह कुछ दिनों के लिए अपाहिज हो जाएगा। रिया, मुझे क्या करना चाहिए? क्या हमें चले जाना चाहिए और इलाज की तलाश करनी चाहिए? क्रिस्टीना की हालत अच्छी नहीं है, उसका बहुत अधिक खून बह रहा है, एलेक्स ने डबडबाती आंखों से कहा। हमें एक चिकित्सक या डॉक्टर की तलाश करनी होगी, लेकिन दूसरा शहर बहुत दूर है। रिया ने अपने होंठ चबाए और कहा, एलेक्स, उसे बचाने का सबसे तेज तरीका यही है। एलेक्स ने रिया की ओर देखा जिसने एमिडॉन की राजधानी की ओर इशारा किया जहां उपचारकर्ता हो सकते हैं और कौन जानता है कि वहां उपचार औषधि भी हो सकती है। द सिटी वॉल्स को देखकर एलेक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। जीरो जैसे ही वह विचारों में खोया हुआ था, उसने अपने गाल पर एक नर्म स्पर्श महसूस किया और नीचे देखा तो क्रिस्टीना उसके गाल को सहला रही थी जबकि एलेक्स की घबराई हुई अभिव्यक्ति को देख रही थी। एलेक्स, एलेक्स ने अपना नाम ऐसे कोमल स्वर में सुना जैसे वसंत ऋतु में घास के ऊपर हवा चल रही हो। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्रिश्चियन, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कृपया क्रिस्टीना, पहले मत मरो। हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। तुम्हें अपना बदला पूरा करना है और जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो क्रिस्टीना, कृपया, एलेक्स उन्मत्तता से बोला और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे नाथ, रिया ने एलेक्स की निराशाजनक अभिव्यक्ति देखी और उसका दिल बहुत आहत हुआ और वह उसके दर्द को कम करने के लिए कुछ करना चाहती थी। ये पहली बार था जब वह अपने भगवान को इतनी निराशा में देख रहा था। एलेक्स, मैं ठीक हूँ, मुझे बस स्वस्थ होने की जरूरत है, क्रिस्टीना बुदबुदाया। शायद वर्तमान स्थिति के कारण या एलेक्स की मनहूस अभिव्यक्ति को देखकर उसका स्वर काफी नर्म था जबकि उसके चेहरे पर कोई उदासीनता नहीं थी। इस तलवार ने अंतिम क्षण में मेरी रक्षा की, इसके बिना मुझे तुमसे अलग होना पड़ सकता है। क्रिस्टीना तलवार उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाते हुए बोली। एलेक्स तलवार का वर्तमान स्वरूप देखकर चकित रह गया। यह एक पौराणिक श्रेणी की तलवार थी और इसकी शक्ति पहले से ही बंद लग रही थी। क्रिस्टीना ने एलेक्स को समझाया, इसने चारों ओर एक ढाल बनाई और मुझे आखिरी सेकंड में मरने से बचाया। तो एलेक्स, चिंता मत करो, बस अपना काम करो और कैथरीन को वापस लाओ। क्रिस्टीना ने धीरे से बुदबुदाया और उसकी चेतना का आखिरी हिस्सा भी गायब हो गया। एलेक्स बोलने ही वाला था लेकिन जोरदार हंसी के कारण उसकी आवाज़ बीच में ही कट गई। हा 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 हा, मेरी अवज्ञा करने का तुम्हें यही फल मिलता है, मूर्ख लड़का, जिसने तुम्हें मेरे सामने अकेले आने की हिम्मत दी। मजाकिया शब्द सुनकर एलेक्स का खून खौल उठा। उसने उस आदमी को घूर कर देखा जो अमिडॉन का राजा लग रहा था। उसका नाम एग्नस था और एलेक्स को आश्चर्य हुआ कि वह ट्रांसेंडेंट रैंक तक पहुंच गया था। एंगस ने सीधे एलेक्स को देखा और उसकी हालत पर हंसा। अगर राइट और नेवान ने मेरी शर्त मान ली होती और आत्मसमर्पण कर दिया होता तो आपको ये सब नहीं झेलना चाहिए था। ऐसे ही जब मैं एक एक करके तुम्हारी बीवियों को तुमसे छीन लूंगा तो तुम बेबस होकर देखते रह जाओगे। हा 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 हा। एलेक्स की आंखें लाल हो गईं और उसने क्रिस्टीना की ओर देखा और धीरे से उसके माथे को चूमा और उसके बालों को सहलाया। मैं उनसे एक ही झटके में निपट लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बस एक अच्छी नींद लीजिए। एलेक्स ने बुदबुदाया और क्रिस्टीना की तलवार ले ली जो एलेक्स के हाथ में थोड़ी सी हिल गई। एलेक्स खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों से दीवार की ओर चलने लगा। रिया, क्रिस्टीना को ले जाओ और उसकी देखभाल करो, एलेक्स ने शहर की दीवारों की ओर बढ़ने से पहले आदेश दिया। सारा वातावरण ठंडा हो गया और ठंडी आंधी चलने लगी।
धीरे धीरे एलेक्स से एक लाल रंग की चमक निकलने लगी और एलेक्स के शरीर से लाल रंग की बिजली टिमटिमाने लगी। एलेक्स द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ जमीन गड़गड़ाने लगी और हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा स्थान लाल हो गया हो। एंगस ने महसूस किया कि एलेक्स से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है और वह तुरंत चिल्लाया, आग को गोली मारो। राजा का आदेश सुनते ही सैनिकों ने कई क्रिस्टलों से फ्लेयर को रिचार्ज करना शुरू कर दिया, लेकिन फ्लेयर को रिचार्ज होने में कम से कम 3 मिनट लगे। एलेक्स के हाथ में तलवार भयंकर रूप से चमक रही थी और बिजली के साथ चमक रही थी जो तूफान की तरह चमक रही थी। जिस भी चीज पर बिजली गिरी वह तुरंत बिखर गई। जीरो जगह के चारों ओर का मन एलेक्स के चारों ओर घूम रहा था और एलेक्स की हत्या का इरादा उसकी तलवार में संघनित हो गया और उसकी आंखें ठंडी हत्या की आभा से चमक उठीं। युद्ध की देवी दूसरों की सकारात्मक भावनाओं का उपयोग करती है और उन्हें अपनी शक्ति में बदल देती है। चूंकि मुझमें शैतान की तरह ऐसी भावनाएं नहीं हैं, इसलिए मैं इन सभी नकारात्मक भावनाओं को पोषित करूंगा और उन्हें अपनी ताकत में बदल दूंगा। एलेक्स ने आकाश की ओर इशारा करते हुए अपनी तलवार उठाई, जिसके बाद आकाश की तेज गगनभेदी गर्जना सुनाई दी। ब्लेड से गहरे लाल रंग की ऊर्जा के संघनित द्रव्यमान की एक विशाल किरण निकली। लाल रंग की किरण चारों ओर भारी दबाव के साथ फूटती हुई सीधे आकाश की ओर चली गई। ऐसा लगता है कि ऊर्जा की किरण स्वर्ग को भेदने वाली थी और आकाश को फाड़ने वाली थी। बूम! सारा आकाश गड़गड़ाने लगा। आकाश में बिजली की चमक चमक उठी, आगामी विनाश का संकेत देते हुए चारों ओर से भारी आंधी चलने लगी। एंगस एलेक्स की तलवार से निकली प्रकाश किरण को देखकर घबरा गया, जिससे पृथ्वी भी कांप उठी। भड़क को गोली मारो, गधे भड़क उठते हैं, एंगस पागलों की तरह चिल्लाया। अभी भी 1 मिनट की जरूरत है, सिपाही चिल्लाया। जल्दी करो कमीनों, एंगस डर के मारे चिल्लाया। वह एलेक्स से आने वाले खतरे को महसूस कर सकता था और जैसे ही उसने अपनी आंखें नीची की, उसकी नज़र एलेक्स से पड़ी जो उसे हजारों बार चीरने के लिए काफ़ी थी। ये देखकर वह थोड़ा पीछे हट गया और जब उसने एलेक्स के ऊंचे शब्द सुने तो वह थोड़ा पीछे हट गया। दुनिया पर दया दिखाने और इसके मुझे जवाब देने का इंतजार करने के बजाय, अपने प्रियजनों को खोने का ऐसा पागलपन भरा दर्द सहने के बजाय, मैं बारिश में भी आग लगा दूंगा और उसे तब तक देखता रहूंगा जब तक वह दुनिया को जलाकर पागल न कर दे। विनाश के एक्सकैलिबर जाओ, एलेक्स ने दहाड़ते हुए अपनी सारी हताशा और दर्द उड़ेल दिया। ऊर्जा की किरण जो सीधे आकाश को भेदती हुई प्रतीत होती थी, सीधे एमिडॉन पर गिरी। आखिरकार फ्लेयर जलाई गई और अंत में इसने एलेक्स की ओर फायर किया, लेकिन ऊर्जा की एक किरण उस पर उतरी और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लाल रंग की किरण बड़ी हो गई और अंततः एमिडॉन की दीवार पर उतरी। उस पर उकेरे गए रून और जादू के घेरे फिर से दिखने लगे, लेकिन हमले की ताकत के आगे सब कुछ बिखर गया। बैरियर कांच के नाजुक टुकड़े की तरह टूट गया और हमले से पहले वह कोई प्रतिरोध भी नहीं कर सका। अंततः इसने शहर की दीवारों को गिरा दिया, जिससे पूरा क्षेत्र रोशन हो गया और रात का अंधेरा दूर हो गया। बूम! झाड़ू झाड़ू! पृथ्वी हिल गई और समुद्र की लहरों की तरह हिलने लगी, जिससे शहर के चारों ओर दूर दूर तक बड़ी बड़ी अफवाहें फैल गईं, जिससे हर किसी के दिल में डर पैदा हो गया। इतने बड़े पैमाने पर विनाश कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक आम आदमी अपने जीवन में समझ सके। दीवारें बीच से ऊपर तक फट गईं और तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बिखर गईं। प्रकाश की किरण 10 किलोमीटर तक फैली और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दिया। दीवारों के पीछे लोगों के घर, चौकियां, सड़कें और हर इमारत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर उड़ गई। किरण की चपेट में आने वाली हर चीज में विस्फोट हो गया और वह उड़ गया। एक छोटे परमाणु बम जैसा विस्फोट हुआ और दीवारों पर मौजूद सभी सैनिक इसके प्रभाव से हिल गए और उड़ गए। एलेक्स ने एमिडोन के सामने वाले हिस्से को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ मिटा दिया और झुलसी हुई मिट्टी के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा, जिसके बाद यहाँ और वहाँ विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। बूम 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 बूम! यह एक दुःस्वप्न के अवतरण का दृश्य था। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिटी गेट दीवार सहित टुकड़ों में टूट गया और पीछे मलबे का ढेर रह गया। सैनिकों के शव या तो उड़ गए या दीवार में टूटे हुए मलबे के ढेर से कुचलकर मर गए। यादों से एलेक्स को पता चला कि एमिडॉन आम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता था और सभी सामान्य स्थिति के लोग पीछे थे। राजधानी के सामने से लेकर मध्य क्षेत्र तक भ्रष्ट मंत्रियों और रईसों ने राजधानी की जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। एलेक्स ने कुछ भी नहीं रोका और दीवारों के पीछे लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया। पूरी राजधानी भूकंप से हिल गई और कमजोर मकान भूकंप को सहन करने में असमर्थ होकर लगभग टूट गए और नष्ट हो गए। एंगस, जो सबसे आगे था, ने ऐसे हमले से बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वह हमले की सीमा से बाहर नहीं निकल पाया। हड्डियों के हिलने डुलने की ठंडी आवाज उस दर्द को समझने में मदद करती है जो उसके मस्तिष्क तक पहुंच गया था, जिससे उसे यह समझ आया कि उसकी अधिकांश हड्डियां कुचल गई थीं, जिसके बाद एक सूक्ष्म दर्द हुआ जो असहनीय होने लगा।
उसका शरीर अभी जमीन को छू भी नहीं पाया था कि उसकी पीठ पर एक जोरदार झटका लगा जिससे उसकी हरकत बंद हो गई और वह फिर से गिर गया। एलेक्स की छवि उसके पीछे दिखाई दी और उसके पैर एंगस की पीठ से टकराए और कुछ टूटने की अनुभूति पूरे शरीर में फैल गई। टकराना। एंगस को विपरीत दिशा में उड़ते हुए भेजा गया था और इस बार धूमकेतु की तरह उड़कर ईंट की दीवारों पर पटकने के कारण तीव्र दर्द के कारण उसका शरीर सुन्न हो गया था। एंगस ने उठने की कोशिश की लेकिन एंगस के सामने सब कुछ अंधकार में हो गया और वह खून उगलता रहा। कुख्खे अर्घ। एंगस उठ खड़ा हुआ और चारों ओर दीवार से ईंटों और पत्थरों के टुकड़ों को उड़ाते हुए चारों ओर शक्तिशाली जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसके शरीर पर पहले से ही चोट लगी हुई थी और उसकी अधिकांश हड्डियां कुचली जा चुकी थीं और वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था बल्कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसने अभी खुद को संभाला भी नहीं था कि उसे अपने ऊपरी शरीर पर एक मुक्का महसूस हुआ और एक और जोरदार विस्फोट की आवाज आई और वह लड़खड़ाते कदमों के साथ कई मीटर पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि एलेक्स ने उसे जोरदार मुक्का मारा और वह फिर से उसकी ओर बढ़ने वाला था। एक अस्पष्ट आकृति प्रकट हुई और उसने एलेक्स पर अपनी तलवार घुमाई। 0 स्विश। लेकिन उसने जो काटा वह सिर्फ एक बाद की छवि थी। वह एक छद्म महाकाव्य रैंक था जो सामूहिक विनाश के पिछले हमले से बचने में सक्षम था और उसे एलेक्स पर चुपके से हमला करने का मौका मिला। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि एलेक्स उनके हमले से बच जाएगा और इतना ही नहीं, उनके हमले से बचने के बाद एलेक्स की आकृति भी गायब हो गई। बूम। एलेक्स का घुटना उसकी पीठ से टकराया और उसकी पीठ पर एक बड़ा छेद दिखाई दिया जिसमें अंदर कटा हुआ मांस और टूटी हुई सफ़ेद हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसी समय उसने अपना दूसरा घुटना उस आदमी के सिर पर मारा और सिर तरबूज की तरह फट गया और उसके सिर से झरने के पानी की तरह खून बहने लगा। बैंग बैंग बैंग। 2 और छद्म महाकाव्य रैंक दिखाई दिए जिन्होंने एलेक्स पर हमला करने की कोशिश की। एलेक्स को याद आया कि एमेडॉन में 11 छद्म महाकाव्य रैंक कई लोगों के प्रयोगों और बलिदानों के माध्यम से मंच तक पहुंचने में सक्षम थे। अब समर्पण कर दो, आप कम से कम अपना सिर तो रख सकते हैं। उन्हें अपनी ओर आता देख एलेक्स चिल्लाया। आप हमसे बेहतर स्थिति में नहीं हैं। हम देख सकते हैं कि आप बेहोश होने के कगार पर हैं। उनमें से एक ने अपने चेहरे पर बड़े व्यंग्य के साथ कहा। वह एलेक्स को कम आंक रहा था। एलेक्स ने जवाब दिया, हालांकि मेरी हालत बिगड़ रही है फिर भी ये तुम्हें नीचे गिराने के लिए काफ़ी है। बिना किसी मौखिक आदान प्रदान के उनमें से 2 एलेक्स के सामने आए और एलेक्स को मुक्का मारा। एलेक्स ने अपने चेहरे पर शक्तिशाली मुक्का आते देखा और उसने मुक्के से बचते हुए खुद को कई मीटर दूर कर लिया। वे हमले से चूक गए लेकिन उनमें से एक ने फिर से हमला करने के लिए एलेक्स की ओर टेलीपोर्ट किया जबकि दूसरा एलेक्स के खुद को स्थिर करने से पहले सामने से हमला करेगा। एलेक्स ने सामने की ओर किक मारते हुए अपनी कोहनी पीछे की ओर घुमाई। स्यूडो एपिक रैंक हैरान रह गया और एलेक्स को पलटवार करते देख उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपने हथियारों से उसके हमले को रोक दिया, लेकिन उन्हें एक जोरदार झटका लगा और उनका पैर थोड़ा पीछे की ओर चला गया। एलेक्स ने इस अवसर का उपयोग अपनी तलवार निकालने के लिए किया और उनमें से एक के सामने आया और उसे 2 हिस्सों में काट दिया जिससे दूसरे को भयानक नुकसान हुआ। दूसरा आदमी डर के मारे चिल्लाया लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एलेक्स की तलवार से लाल रंग की ऊर्जा की एक किरण निकली जो उसकी छाती में घुस गई और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। एलेक्स ने उपहास किया और उस दिशा की ओर चल दिया जहां उसने एंगस को उड़ते हुए भेजा था, लेकिन उसके कदम थोड़ा लड़खड़ा गए और एक पल के लिए उसकी दृष्टि में अंधेरा छा गया। उसी समय बहुत से अनुचर सैनिक उसकी ओर दौड़ते हुए आए। एलेक्स ने अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ने ही वाला था, लेकिन उसकी ओर आ रहे सैनिक अचानक कागज के टुकड़े की तरह कट गए। एलेक्स ने रिया की ओर अपना सिर झुकाया जो क्रिस्टीना को अपनी बाहों में पकड़े हुए उसके बगल में दिखाई दे रही थी। एलेक्स ने धीरे से सिर हिलाया और उस जगह की ओर दौड़ा जहां एग्नस बुरी नज़र से खड़ा था और सैनिकों ने उसे बचाने की कोशिश में उसे घेर लिया था। नेवान के राजा, सीमा पार मत करो, एंगस घबराहट से चिल्लाया। एंगस घबराहट से चिल्लाया, स्थिति चाहे जो भी हो, आप साम्राज्य की अनुमति से पड़ोसी राज्यों के राजा को नहीं मार सकते। चुप रहो, एलेक्स चिल्लाया। चूंकि तुम मेरी दयालुता सहन नहीं कर सकते इसलिए तुम्हें मेरी नफरत सहनी होगी, एलेक्स चिल्लाया। बचे हुए सैनिकों ने एंगस को ढकने की कोशिश की लेकिन एलेक्स की शक्ल देखकर उनके पैर कांपने लगे। यहां से चले जाओ, एलेक्स चिल्लाया और अपनी तलवार लहराकर उसके सामने आने वाले सभी लोगों को मार डाला। एंगस लड़खड़ाते कदमों से भागने की कोशिश में पीछे मुड़ा, हालांकि हल्की हवा चली और हवा में लहराता हुआ एक हाथ वापस जमीन पर गिर गया। नहीं, जब एग्नस खून के आंसू रो रहा था तो उस स्थान पर एक जानवर की चीख गूंज उठी। अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, आप मेरा समय बर्बाद करने के योग्य नहीं हैं। एलेक्स ने बात की और उसे लात मारी जिससे वह बेहोश हो गया। रिया, क्रिस्टीना को किसी चिकित्सक या डॉक्टर के पास ले जाओ, जो भी उपचार कर्मी तुम्हें मिल सके। मैं कैथरीन की तलाश करूंगा। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेल के अंदर जो एमेडॉन की राजधानी में रॉयल पैलेस के तहखाने के नीचे था।
जेल की एक कोठरी में, जो एक इंसान के साथ रहने के लिए काफ़ी छोटी थी, वहाँ एक महिला लेटी हुई थी जिसके पूरे शरीर पर जंजीरें बंधी हुई थीं। आमतौर पर अधिकांश कैदियों को इतनी सारी बेड़ियों से जकड़ने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन उसे ऐसी नियति झेलनी पड़ी। जेल में बदबू बहुत भयानक थी, छोटे छोटे कीड़े और चूहे भरे हुए थे जो किसी भी महिला को डरा सकते थे। जेल की कोठरी में कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सका कि जेल की कोठरी में जो करामाती महिला उनके बगल में सड़ रही थी, वह पड़ोसी राज्य की रानी थी। इतना कष्ट सहने पर भी जब वह सिंहासन पर बैठती थी तो वही उदासीनता और शीतलता रहती थी। सुगठित शरीर वाली कई लोगों ने सोचा कि यह लड़की कोई बहकाने वाली लड़की होगी जिसने किसी को धोखा देकर उनकी जान लेने का पाप किया होगा। जब हर कोई उसकी स्थिति के बारे में सोच रहा था, कैथरीन राज्य के कल्याण के बारे में सोच में खोई हुई थी। मेरे बिना राइट का क्या हो सकता है? जिस राज्य को मैंने अपने खून पसीने से बनाया है, वह इन जानवरों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। कैथरीन ने हल्की आवाज में बड़बड़ाते हुए अपने घुटनों को पकड़ लिया और खुद को इस ठंडी जगह में कुछ गर्माहट देने के लिए कसकर गले लगा लिया। चारों ओर देखते हुए उसने अपने होंठ चबाए क्योंकि रात की ठंडक के कारण उसका शरीर लगातार कांप रहा था। कुछ दिन पहले उसे रानी के रूप में सुशोभित किया गया था, लेकिन अब वह शत्रु की दया के अधीन रहने वाली एक अभागी कैदी मात्र थी। जब वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगी तो उसके होठों से एक आत्मनिंदा भरी मुस्कान निकल गई। वह राइट के राजा की एकल संतान थी। उसके पास कोई राजकुमार या राजकुमारी नहीं थी, उसके माता पिता के अलावा उस पर भरोसा करने वाला कोई नहीं था। उनके जन्म के बाद उनकी मां का गर्भपात हो गया, जिसके बाद वह और बच्चों को जन्म देने में असमर्थ रहीं और उनके पिता ने और रखैल रखने से इनकार कर दिया। एक लड़की होने के नाते कई लोग उसे राज्य का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य बताते हैं। जब उसके पिता ने उसे उत्तराधिकारी के रूप में पालने का फैसला किया और रानी बनने के लिए उसका समर्थन किया, कई लोगों ने उसकी अवमानना भी की और उसके बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि वह राइट के लिए दुर्भाग्य थी क्योंकि उसके जन्म के बाद राजा किसी और बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं था। कुछ लोगों ने यह साबित करने के लिए कि वह दुर्भाग्य की अग्रदूत थी, उनकी उपस्थिति में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को अंजाम देने की भी कोशिश की। उन्होंने उसके पिता के निधन के बाद सिंहासन पर कब्जा करने की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। चारों ओर जाल होने के कारण कैथरीन ने उनका मुंह बंद करने की पूरी कोशिश की और उसके प्रयासों पर किसी का ध्यान नहीं गया। अक्सर उसे अजीब सपने आते थे जो सामाजिक संरचना को बढ़ावा देने के बारे में भरपूर विचार देते थे, और ये सब तब बदल गया जब उसे कलाकृति की पहचान मिली। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसने अपने दुश्मनों को कुचलने के लिए कलाकृतियों का उपयोग किया। वे सभी राज्य जिन्होंने क्षेत्र हासिल करने का मौका लेने की कोशिश की वे हार गए और राइट उनसे कुछ क्षेत्र छीनने में भी सक्षम हो गया। उनके द्वारा किए गए सुधार सुचारू रूप से चलते रहे, जिससे राइट के आम लोगों की स्थिति में सुधार हुआ और उनका साम्राज्य अंततः ऊपर चढ़ने में सक्षम हो गया। लेकिन खुशी का क्षण लंबे समय तक नहीं रहा। किनले के सम्राट को इस कलाकृति के बारे में पता चला और उन्होंने इसे लाने के लिए सीधे एक सेना भेज दी और उनका इनकार काफ़ी महंगा साबित हुआ। उसने जो कुछ भी बनाया था उसकी रक्षा करने का एकमात्र तरीका सम्राट के मूर्ख बेटे एलेक्स से शादी करना था, जो जल्द ही नेवान का राजा बन जाएगा और उनके दोनों क्षेत्रों का विलय हो जाएगा। निराश होने के बजाय उसने इसे स्वर्ग द्वारा भेजा गया एक अवसर माना। हालांकि एलेक्स एक मूर्ख था, लेकिन वह उन लंपट और लंपट पुरुषों की तुलना में काफ़ी अच्छा था। एलेक्स के मूर्ख होने के कारण सारा प्रशासन उसके हाथों में आ गया और वह नेवान और राइट को एकजुट करना चाहती थी, लेकिन उसे नेवान रईसों के मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इससे पहले कि वह ठोस कदम उठा पाती, उसे खबर मिली कि एमेडॉन उनके खिलाफ युद्ध में जाने की तैयारी कर रहा है। अपने दांत पीसते हुए उसने अभी के लिए नेवान को जाने देने और एमेडॉन से मुकाबला करने के लिए राइट की सेना को मजबूत करने का फैसला किया। अफसोस, जीरो सब कुछ घातक साबित हुआ। चकित और उदास आंखों के साथ वह खुद से सवाल करने लगी कि चीजें कहाँ गलत हो रही हैं। जब कैथरीन हाल की घटनाओं के बारे में सोच रही थी, जेल की कोठरी लाल रंग से चमक उठी और कैथरीन अचानक हुए बदलाव से चौंक गई। वह छोटे रोशनदानों से देखने के लिए अपने पैरों से उठी, जो झांकने के लिए एकमात्र जगह थी, और वह देखने के लिए दबे पांव उठी कि क्या हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह देख पाती, जेल की कोठरी हिलने लगी और वह जमीन पर गिर गई। उसका सिर जमीन से टकराया जबकि छत से धूल और मलबे के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगे। वह मलबे के टुकड़ों से ढकी हुई थी और कुछ क्षणों के बाद राजधानी को हिलाने वाले झटके आखिरकार बंद हो गए। उसने धूल और मलबे को ये सोचकर हटाया कि क्या हुआ। जब वह सोच रही थी कि क्या हो रहा है तो उसने जेल के बाहर एक तेज आवाज़ सुनी और जल्द ही उसने कदमों की धीमी आवाज़ सुनी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि एक आदमी खून से लथपथ उसकी कोठरी की ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की चमक से उसे एक पागल मनोरोगी का रूप दे रही थीं। एक पल के लिए कैथरीन डर गई जब उसने उस आदमी को अपनी कोठरी के सामने खड़ा देखा, और फिर अचानक उसने कोठरी को काट दिया, खींच लिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप कौन हैं? कैथरीन ने भयभीत स्वर में पूछा। क्या किसी ने तुम्हें मुझे मारने का आदेश दिया? मेरे पास मत आओ।
कैथरीन पूरी हिम्मत जुटाकर बोली। कैथरीन, यह मैं हूँ। कैथरीन ने एक परिचित लेकिन साथ ही अपरिचित आवाज़ सुनी और उस आदमी की शक्ल को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपना सिर उठाया और थोड़ा भौहें चढ़ा लीं। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उस आदमी ने उसे अपने आलिंगन में खींच लिया और कहा, कैथरीन, मैं एलेक्स हूँ। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या? कैथरीन लगभग अविश्वास से चिल्ला उठी। आप हैं? कैथरीन के बोलने से पहले एलेक्स ने उसे राजकुमारी वाली स्थिति में अपनी बाहों में उठा लिया और जेल से बाहर निकलना शुरू कर दिया। चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। हमने युद्ध जीत लिया है। कैथरीन आगे बोलना चाहती थी लेकिन एलेक्स की अकथनीय भावना को देखकर रुक गई। इसके अलावा एलेक्स के आलिंगन ने उसे गर्माहट दी और उसके मन को सांत्वना दी। जैसे ही एलेक्स उसे लेकर चल रहा था, वह ये देखकर चौंक गई कि एंगस जेल की दीवार पर तलवार से लटका हुआ था और उसका एक हाथ गायब था। एलेक्स कैथरीन को शाही महल के शयन कक्ष में ले गया जहां इलाज के बाद क्रिस्टीना लेटी हुई थी जबकि रिया किनारे पर खड़ी थी। रिया और क्रिस्टीना, कैथरीन उनकी शक्ल देखकर बुदबुदाए। क्रिस्टीना, उसे क्या हुआ? क्रिस्टीना की मनहूस अभिव्यक्ति देखकर कैथरीन ने घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ पूछा। रिया ने एक छोटा सा स्पष्टीकरण दिया लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती एलेक्स ने रिया को खींच लिया और बिस्तर पर लिटा दिया जबकि एलेक्स बेहोश क्रिस्टीना के पास लेटा रहा। कैथरीन ने एलेक्स की पकड़ से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया लेकिन एलेक्स को याचना भरी नज़रों से देखते हुए रुक गई। मुझे नहीं पता कि मैं कब जागूंगा, इसलिए इस बीच कृपया अपना ख्याल रखें, एलेक्स ने बुदबुदाया और बेहोश हो गया। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध की लपटें पूरे अमेडॉन में फैल गईं और समाज के हर वर्ग पर असर पड़ा। केंद्रीय शक्ति के कमजोर होने से मोडेक को विरोधी ताकतों को दबाने में कोई कठिनाई नहीं हुई और रास्ते में आने वाली हर बाधा पर विजय प्राप्त की। एंगस को जंजीरों से बांध दिया गया और उसे सड़ने के लिए जेल में छोड़ दिया गया जब तक कि एलेक्स ने कोई आदेश नहीं दिया। जैसे ही राजधानी के पतन की खबर हर जगह पहुंची, उनमें से अधिकांश ने अपने विनाश के डर से विरोध करना छोड़ दिया, इसलिए मोडेक इसे जल्दी करने और अपेक्षा से बहुत पहले राजधानी तक पहुंचने में सक्षम था। राजधानी पहुंचकर वह शीघ्रता से काम में लग गया और उसके अधीन सैनिक सब कुछ संभालने लगे। कैथरीन, जिसे एलेक्स ने सोने के लिए मजबूर किया था, चुपचाप उठी और सब कुछ प्रबंधित करने की बागडोर अपने हाथ में ले ली। रिया के यहाँ रहते हुए उनके नुकीले दांतों को सहन करने से पहले ही किसी भी खतरे को काट दिया गया था। एंगस का अत्याचार समाप्त हो गया और कई लोगों को गंभीर रूप से मार डाला गया। सदियों से उत्पीड़ित आम लोग अंततः कैथरीन के शासन में राहत की हवा लेने में सक्षम हुए। क्रिस्टीना के घाव तो ठीक हो गए थे लेकिन वे उसके चेहरे और पूरे शरीर पर निशान छोड़ गए थे। हालांकि उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन रिया और कैथरीन को उसकी चिंता थी कि कौन महिला ऐसी बात सहन कर सकती है। और इसके अलावा वे वास्तव में एलेक्स की स्थिति के बारे में चिंतित थे। एमेडॉन में एक छोटा सा उपचारक था लेकिन वह एलेक्स को ठीक करने में सक्षम नहीं था और न ही वह ये पहचानने में सक्षम था कि उसके साथ क्या गलत था। युद्ध के 8वें दिन जब हर कोई इधर उधर भाग रहा था, एलेक्स की पलकें फड़फड़ा रही थीं। एलेक्स ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन उसकी पलकें तक नहीं उठीं। उसकी चेतना अभी भी व्याकुल थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अभी भी सपने में है, लेकिन सपना मीठा होने के अलावा और कुछ नहीं था। एलेक्स दर्द से सिसकने लगा क्योंकि उसके कान सामने से खींचे जा रहे थे। बदबूदार लड़के, तुम हमसे चीजें छिपाने की हिम्मत करते हो, वासना की देवी ने एलेक्स के कान खींचते हुए क्रोधित स्वर में बुदबुदाया। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैंने कुछ नहीं छिपाया, एलेक्स गलत भाव से चिल्लाया। ये बूढ़ी औरतें बहुत नासमझ हैं। जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है और मैं उन्हें मदद के लिए बुलाता हूं तो वे अपना चेहरा भी नहीं दिखाते हैं, लेकिन अब जब से वे सामने आए हैं, सबसे पहले उन्होंने मेरे कान खींचे। तुम हमारे सामने झूठ बोलने की हिम्मत करो। ऐसा लगता है कि हमें फिर से कुछ शिष्टाचार सिखाने की ज़रूरत है। युद्ध की देवी ने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाते हुए कहा, जिससे एलेक्स का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। एलेक्स, तुमने हमें धोखा दिया। आपने जो किया वह पूरी तरह गलत था। बुद्धि की देवी रुंधे हुए भाव से बोली। क्या आप निषिद्ध काले जादू का उपयोग करने और राक्षसी ऊर्जा का उपयोग करके मेरी ताकत बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं? एलेक्स ने पूछा। देवियों ने सिर हिलाया। हाँ, यही इस वक्त की ज़रूरत थी। कुछ प्रकृति की पुकार जैसा, एलेक्स उभरे हुए भाव से बोला। इसके अलावा कैथरीन का जीवन खतरे में था, एलेक्स ने समझाने की कोशिश की। फिर भी, क्या आप भूल गए कि ऐसी चीज़ें हमें घृणित बनाती हैं? यहाँ तक कि यहाँ खड़ा होना भी बेहद घृणित है क्योंकि उस जादू का निशान अभी भी आसपास मौजूद है। भाग्य की देवी बोलीं। मुझे बताओ, तुम्हें शैतान की आंख कब लगी और उस आदमी ने तुम्हें तलवार चलाना भी सिखाया? युद्ध की देवी भौहें चढ़ाते हुए बोली। मेरे नर्क जाने से पहले उन्होंने मुझे सिखाया था, और उसने मुझे कुछ मंत्र भी सिखाए और मुझे शैतान की आंख का उपयोग करने की शक्ति दी, एलेक्स ने बुदबुदाया। एलेक्स की बात सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया।
उस आदमी को जानकर वे ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उस आदमी ने बिना कुछ मांगे एलेक्स को बहुत कुछ सिखाया है। एलेक्स ने उनके विचारों पर गौर किया और समझाया, ये हमारे बीच पहले हुए समझौते का एक हिस्सा था। साथ ही मुझे गड्ढे में धकेलने के लिए वह थोड़ा दोषी भी महसूस कर रहा था। देवी रेबेका, जो पूरे समय चुप रही, उसने एलेक्स को एक अस्पष्ट भाव से देखा। एलेक्स, जब तुमने राक्षसी शक्ति का प्रयोग किया तो क्या तुम्हें पवित्र शक्ति के विरुद्ध किसी संघर्ष का सामना करना पड़ा? उद्धरण चिन्ह। सामान्य स्थिति में पवित्र शक्ति आसुरी शक्ति को शुद्ध कर सकती है, या यदि आसुरी शक्ति पवित्र शक्ति पर हावी हो जाती है तो व्यक्ति को शाप मिल सकता है। तो आपने इसे कैसे संभाला? देवी रेबेका ने पूछा। एलेक्स ने उसकी ओर देखा और एक और निगाह उस पर पड़ी जिसने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। जब मैंने शैतान की आंख को सक्रिय किया तो मैंने मुझे दी गई शक्ति को काट दिया और पवित्र शक्ति से छुटकारा पा लिया। हालांकि मैं इसे ठीक से बंद करने में सक्षम नहीं था, लेकिन यह मुझे थोड़ी देर के लिए राक्षसी शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त था, एलेक्स ने समझाया। इसके अलावा मैंने सिस्टम के कार्य का अनुमान लगाया जो मेरी शक्ति और मेरे अनुमान के बीच एक बाधा और स्थानांतरण श्रृंखला के रूप में कार्य करता है। सही था, क्योंकि जब मैंने निषिद्ध मंत्र का उपयोग किया तो अधिकांश चीजें निष्क्रिय हो गईं, जिससे मुझे ज्यादा दर्द नहीं हुआ। भले ही आप इसे काफी आसान बताते हैं, लेकिन जबरदस्ती शक्ति बढ़ाना न केवल आपके शरीर को बल्कि किसी की आत्मा को भी नुकसान पहुंचाता है। रेबेका की देवी गंभीर भाव से बोली। उन्होंने जो मंत्र डिवोर प्रयोग किया वह कोई साधारण मंत्र नहीं है। जब आप किसी के जीवन का सार लेते हैं तो यह उनकी आत्मा का एक हिस्सा भी निगल जाता है। यदि आत्मा बोझ सहने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है तो यह अन्य आत्माओं द्वारा दूषित हो सकती है और आपका व्यवहार थोड़ा प्रभावित हो सकता है। यदि व्यक्ति को किसी चीज के प्रति तीव्र जुनून है तो यह अवचेतन रूप से आपकी आत्मा में अंकित हो सकता है और व्यक्ति में धीरे धीरे मूल मालिक जैसा जुनून होना शुरू हो सकता है। बहुत अधिक लेने से आपकी विशेषताएं बदल सकती हैं और आप धीरे धीरे खुद को खोना शुरू कर सकते हैं। देवी रेबेका की बातें सुनकर एलेक्स एक पल के लिए चौंक गया और उसकी पीठ पहले से ही पसीने से भीग चुकी थी। उसने मुझे यह नहीं बताया, एलेक्स ने भौहें चढ़ाते हुए बुदबुदाया। हर कोई मेरे जैसा अच्छा शिक्षक नहीं है, युद्ध की देवी ने फुंफकारते हुए कहा। एलेक्स का चिंतित रूप देखकर देवी हंसी। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मिक शक्ति इतनी अधिक है कि दूसरे आपको प्रभावित नहीं कर सकते, देवी रेबेका बोली। एलेक्स ने राहत की सांस ली और सोचा कि डिवोर एक भयावह जादू है। हो सकता है कि कई लोग इस कारण से स्वयं को खो देते हैं और निषिद्ध मंत्रों का उपयोग करके पागल बन जाते हैं। अध्याय को शीघ्रता से अपडेट करने में हमारी सहायता के लिए जाएं और अधिक उपन्यास पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।